अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, की कोशिश गलत नहीं है सर। क्या आपको ये कंट्रोवर्सी एक उस तरह का केस लगती है जिससे सरकार बच सकती थी अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता? सिंपल आंसर तो ये है कि बिल्कुल बच सकता था। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं। 6 महीना 6 मंथ्स का जो डिले है एक्सग्रेशिया पेमेंट करने में, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूँ कि ये एक सिस्टमिक फेलियर है, क्योंकि अजय कुमार जो है वो एक रजिस्टर्ड अग्निवीर सोल्जर है। उसके जो डिटेल्स हैं सबको पता ही है। आर्मी के पास जो डिटेल्स हैं ऑलरेडी पता है। 6 महीने कैसे लग सकता है? वो शहीद है। जो वर्दी पहनता है और देश के लिए लड़ता है या डिफेंड करता है, वो एक ही तरह का होता है। ये जो योजनाएं हैं ये सरकार की तरफ से हैं। देश की रक्षा में तैनात जवान जब अपने प्राणों की आहुति देते हैं तो इस भरोसे के साथ देते हैं कि उनके पीछे उनके परिवार को गुजर बसर के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इस भरोसे को एक अच्छा खासा डेंट लगा है जब से अग्निवीर योजना हमारे सामने है। फाइनली हम उस तरह के केसेस देख रहे हैं जब बैटल कैजुअलिटी के केसेस में, KIAs के केस में जो कॉम्पेंसेशन मिलता है परिवार को, उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। 18वीं लोकसभा का जब सत्र शुरू हुआ है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब अपना ओपनिंग स्पीच रखा, उसमें उन्होंने मेंशन किया अग्निवीर और उनको लेकर के जो कॉम्पेंसेशन वाला विषय है। राजनाथ सिंह ने ज़रूर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन ये कंट्रोवर्सी अब डाई डाउन नहीं कर रही है। स्पेशली अग्निवीर अजय कुमार के केस में जो कुछ हुआ है उससे लेकर ये सरकार घिरती नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स असाइड, रखवाले की इस किस्त में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे अब भी अग्निवीर योजना को सैल्वेज किया जा सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ये जो गलतियां हो गई हैं उन्हें सुधारा जा सकता है, और क्या कॉम्पेंसेशन के अलावा भी अग्निवीर योजना को किसी सुधार की ज़रूरत है। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा की तरह शिव। बहुत बहुत स्वागत है शिव। एक वेल डिजर्व्ड ट्रिप के बाद आप वापस लौटे हैं, बहुत दिन बाद आप छुट्टी पे गए थे। शिव, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आप भी देख रहे हैं कि जनवरी में वीर गति को प्राप्त होते हैं अग्निवीर अजय कुमार, और अभी हम जुलाई फर्स्ट वीक में बात कर रहे हैं, और ठीक है क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि एक्सग्रेशिया अमाउंट पूरी तरह क्रेडिट नहीं हुआ है। क्या आपको ये कंट्रोवर्सी एक उस तरह का केस लगती है जिससे सरकार बच सकती थी अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता? देखिए निखिल, सिंपल आंसर तो ये है कि बिल्कुल बच सकता था। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते हैं। पहले ये चीज़। दूसरा, सरकार को साफ साफ नज़र आ गया था कि अग्निवीर में कुछ बदलाव लाना ही पड़ेगा। और जैसे हमने पिछले एक एपिसोड में बातचीत की थी इस पे, कि सरकार की नज़र में ऑलरेडी एक प्लान था कि एक कमेटी बिठा देंगे और कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे इसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को नहीं पता था कि अग्निवीर के अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जो इश्यूज, जो पैसे देंगे टू द फैमिलीज ऑफ सोल्जर्स, इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। उनको पता बिल्कुल था क्योंकि फीडबैक मिल रहा था ज़मीन से। लेकिन जब अजय कुमार का देहांत हुआ था ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी, एक लैंडमाइन में उनका डेथ हुआ था, जो एक्सग्रेशिया अमाउंट जो सरकार की तरफ, आर्मी और सरकार की तरफ से जो जाता है, उसका जो डिले है, सरकार उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था, जो नहीं हुआ था। क्योंकि उनको ऑलरेडी पता था कि ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है। उनको ऑलरेडी पता था कि एक कमेटी देख रहा है एग्जैक्टली जो पॉइंट बाय पॉइंट जो इश्यूज हैं अग्निवीर में, जो इश्यूज हैं वो देख रहे थे। अब जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जो हो गया है, उसके बाद जो डिफेंड करना, एक्सप्लेन करना कि ये नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ये होगा, वो होगा, वो कोई नहीं सुनने वाला है।
जब आप अजय सिंह के माता पिता की बात सुनते हैं, उनकी बहन की बात सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उससे डिसएग्री कर सकता है, क्योंकि वो एक परिवार है जो They've lost a son. देव लॉस्ट देयर सन। वो एक परिवार है जो अपने बेटों को दिया है देश के लिए। उनका कोई चॉइस नहीं था। उनके पास अगर चॉइस होता तो दे वुड हैव सेंट देयर सन इनटू नॉर्मल, जो आर्मी का नॉर्मल रिक्रूटमेंट था अग्निवीर के पहले, वो उसमें भर्ती करते, लेकिन अग्निवीर स्कीम जो आया था उसी में लगाना पड़ा। तो इसलिए आई थिंक जो सरकार जो फंस रहा है डिटेल्स में कि ये फेक न्यूज़ है, ये क्लेम है, ये काउंटर क्लेम है, वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक डेमोक्रेसी में जब एक इशू, एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स जैसे आपने बताया वो तो होगा ही, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, वो सब ठीक है। लेकिन बॉयल इट डाउन टू द मिनिमम निखिल, ये है एक सैनिक जो देश के लिए जान दे दिया है, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो बोलते हैं, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी वो जान दे दिया है। उसके अगर उस पे हम अग्री कर सकते हैं तो एवरीथिंग एल्स इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिटेल। परसेप्शन, इफ यू इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन, ये बहुत ही खराब है। पेंशन तो एक अलग चीज है निखिल, उस पर मैं आऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ शिव कि जैसे ये बात बिल्कुल है कि दो तरह के शहीद क्यों होंगे जी। अगर इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी है, तो उसमें दो कैटेगरीज ऑफ बैटल कैजुअल्टीज तो नहीं हो सकती है। हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो स्पेसिफिक केस हमारे पास है, क्या सिर्फ 6 महीने चाहिए एक ऐसा परिवार जिसका सब कुछ अब लुट चुका है, उनको जो ये कोई लोग बोल रहे हैं एक्स ग्रेशिया, राजनाथ सिंह ने संसद में कहा कि सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन मैं इस फ्रेज से अग्री नहीं करता हूं। ये उनका एंटाइटलमेंट है। उनके घर से एक जवान बेटा गया है और ये इस देश का फर्ज है। मतलब एक तरह मैं तो कहता हूं कि देश के ऊपर उनका कर्ज चढ़ा हुआ है, आपको विद लीस्ट पॉसिबल डिले उसको दे देना चाहिए था। जो एमोल्यूमेंट्स, जो एक्स ग्रेशिया, जो इंश्योरेंस, जो भी पैसे जाना चाहिए इस परिवार को निखिल, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये कोई फेवर नहीं है, ये कोई सरकार कोई एहसान नहीं कर रहा है इस परिवार पे, ये एंटाइटलमेंट्स हैं। मतलब कि जब ये परिवार अपने बेटे को अग्निवीर स्कीम के अंदर भेजते हैं ड्यूटी के लिए, उनको ऑलरेडी पता है कि ये मिलने वाले हैं। 6 महीना 6 मंथ्स का जो डिले है एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने में, ये एक सिस्टमिक फेलियर है। मैं साफ साफ बोलना चाहता हूं कि ये एक सिस्टमिक फेलियर है, क्योंकि अजय कुमार जो है वो एक रजिस्टर्ड अग्निवीर सोल्जर है। उसके जो डिटेल्स हैं सबको पता ही है। आर्मी के पास जो डिटेल्स हैं ऑलरेडी पता है। 6 महीने कैसे लग सकता है? इंडिया टुडे में निखिल हमने देखा है कि कुछ आर्मी के अंदर, आर्मी के सूत्रों के मुताबिक ये भी एक व्यू आया है कि ये एक एबरेशन है, क्योंकि एक और अग्निवीर एक लड़का था जो महाराष्ट्र में है, जहां पे एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ है। जो एक्स ग्रेशिया है, जो पेमेंट्स है, वो बहुत जल्द, बहुत स्विफ्टली उनको मिल गया था। तो आर्मी का कहना है कि ये एक एबरेशन केस था। लेकिन फिर भी अगर हम मानते भी हैं कि अजय कुमार के केस में एक्चुअली एक रेयरिटी है, कुछ प्रोसीजरल ग्लिच के वजह से कुछ डिले हुआ है, फिर भी मैं बोलूंगा कि ऐसे मामलों में ग्लिच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है, आप जो भी कहो, प्रोसीजरल ग्लिच कहो, पुलिस वेरिफिकेशन कहो, रूल बुक कहो, जो भी कहो, ये एक परिवार है, ये एक इमोशनल इशू है, ये प्रोसीजरली लिखा है कि इनको ये मिलने वाला है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये डिले एक सिस्टमिक फेलियर है, कभी भी नहीं होना चाहिए। हम फॉर द रिकॉर्ड हमारे पास डिटेल्स हैं कि अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को क्या क्या मिला है, और उसके कंपोनेंट्स भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इसमें से क्या क्या है। 98.39 लाख 98,39,39,000 रुपए इतने उस परिवार को मिले हैं। बट ये क्या ये पूरा एक्स ग्रेशिया अमाउंट है? द आंसर इज नो। 48 लाख ये इंश्योरेंस था जो कि अग्निवीर योजना में हर अग्निवीर एंटाइटल्ड होता है। आईसीआईसीआई बैंक से है ये, और 50 लाख आईसीआईसीआई से है।
उसके बाद ये इंश्योरेंस है जो, जैसे अगर आप रेगुलर सोल्जर्स होते हैं उनके लिए AGIF होता है, ये अग्निवीर का दूसरा मामला है। तो ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है, इसके लिए अजय कुमार की सैलरी से कोई डिडक्शन नहीं हुआ था, ये 48 लाख रुपए उनको मिले हैं। इसके बाद क्योंकि जितने भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अपना सैलरी अकाउंट कहाँ रखना चाहते हैं। आपको कुछ गवर्नमेंट बैंक्स के ऑप्शंस हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स के ऑप्शंस भी हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से या जिस फॉर्मेशन में आप हैं वहां पे सबके अकाउंट्स कहाँ पे हैं उस हिसाब से आपको एक अकाउंट मिलता है। और वो बैंक फॉर एग्जांपल SBI और ICICI और HDFC वो एक इंश्योरेंस कंसर्न डिफेंस पर्सनल को, इन दिस केस अग्निवीर को देते हैं, और वो था 50 लाख। तो ये उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो ये मिला के हुआ 98.39 लाख। 67 लाख अभी बाकी है, जिसमें से 45 लाख का एक्सग्रेशिया अमाउंट जो कि सेना ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है। इसके अलावा बैटल कैजुअलिटी फंड वगैरह वो सारा चीजें मिलना अभी बाकी है। इसीलिए मतलब उस भाषा पर मुझे ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री को विचार करना चाहिए या फिर अपने स्टेटमेंट को क्वालिफाई करना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, बिकॉज दिस इज नॉट सहायता राशि। सहायता राशि एक्स ग्रेशिया को आप बोल सकते हो, बट ये इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट सहायता राशि, दिस इज एंटाइटलमेंट, दिस इज एंटाइटलमेंट। उसके बाद शिव हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ डिटेल ये भी है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो एक क्लेम आ रहा है कि क्या हिंदुस्तान में आज की डेट में 2 तरह के शहीद हैं। देखिए, भावनाओं के मामलों में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप बेनिफिट्स को शिव देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि 2 तरह के शहीद तो अब हमारे सामने हैं। वाई? क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में अमृता नायक दत्ता ने एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट किया है जिसमें उन्होंने एक कंपैरिजन हमारे सामने रखा है, और उसमें रेगुलर सोल्जर्स और अग्निवीर्स को अगर उनकी डेथ हो जाती है इन सर्विस तो उसमें वो डिफरेंस बता रहे हैं। तो एक चीज दोनों में कॉमन है, जो इंश्योरेंस है, अग्निवीर का इंश्योरेंस 48 लाख का होता है, ये इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी सैलरी से कोई पैसा नहीं कटेगा। रेगुलर अगर आप सर्विस में हैं, जो सादी फौज पहले हुआ करती थी अग्निवीर से पहले, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस है, बट दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। आपको 60,000 एक साल में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और 5,000 पर मंथ। और ये आर्मी का अपना इंश्योरेंस है, AGIF, जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। इसी तरह एयरफोर्स के पास अपना है, इसी तरह इंडियन नेवी के पास अपना है। उसके बाद में चाहे आप रेगुलर सर्विस में हो चाहे आप अग्निवीर में हो, आपका जो सैलरी अकाउंट है वो बैंक आपको इंश्योर करता है और वो पैसा भी आपको मिलेगा। ये 2 अमाउंट ऐसे हैं जिसमें रीजन ऑफ डेथ इज इमटेरियल। आज हमने देखा आगरा में अग्निवीर एक थे इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने भी अपना जीवन ले लिया अपनी सर्विस वेपन से। ऐसा केस हो या फिर हमारे पास अजय कुमार का केस हो, दोनों केसेस में ये 2 कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे। डिफरेंसेस आते हैं एक्स ग्रेशिया में और उसके बाद में जिस तरह से आपके परिवार को सपोर्ट किया जाता है। अग्निवीर योजना को जब हम देखते हैं तो अग्निवीर योजना में काफी सिंपल बना करके उसको रख दिया गया है। और सबसे प्रॉब्लमैटिक शिव मुझे यही लगता है कि एक्स ग्रेशिया फ्लैट 44 लाख आपने दिया है, ठीक दिया है। आर्मी में दिस इज 25 लाख टू 45 लाख, यानी 45 से कम में मिल सकता है, बट आर्मी का कॉम्पेंसेशन बहुत जनरस है जब आप आगे जाते हो। बैटल कैजुअलिटी फंड के 8 लाख अग्निवीर को भी मिलेंगे, रेगुलर को भी मिलेंगे। अगर आप अग्निवीर हैं तो फिर आप सेवा निधि में आ जाते हैं, और सबसे प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट शिव सेवा निधि है, क्योंकि अगर एट्रीब्यूटेबल डेथ है, यानी अगर आपकी अग्निवीर की जान ऐसे किसी कारण से गई है जिसका सर्विस से लेना देना है, अगर वो ऑपरेशंस में गए हैं या फिर किसी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान हुआ है, तब या कोई ऑपरेशनल एक्सीडेंट भी हो सकता है, तब सेवा निधि कहती है अग्निवीरों को कि 4 साल तक, मतलब जितनी सर्विस आपकी बाकी थी उसकी फुल सैलरी आपको मिलेगी। अगर नॉन एट्रीब्यूटेबल डेथ है जिसका आपकी सेवा से सीधा कोई संबंध नहीं है, तो आपका जितना सेवा निधि फंड जमा था और जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें कंट्रीब्यूट किया था प्लस इंटरेस्ट, ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप इसमें से एक्सग्रेशिया अमाउंट को हटा देते हैं तो अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता है। करेक्ट। बैटल कैजुअलिटी फंड, एक्सग्रेशिया फंड, सेवा निधि फंड, सैलरी अकाउंट इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस। अब अगर हम आर्मी का जो रेगुलर सर्विस है उसमें, तो ये 2 पेज का लिस्ट है हमारे पास में। एक AGIF का इंश्योरेंस आपको 50 लाख का मिलेगा, सैलरी अकाउंट का इंश्योरेंस आपको मिलेगा, एक्स ग्रेशिया 25 to 45 लाख आपको मिलेगा,
बट ये एक्स ग्रेशिया तभी होता, एक्स ग्रेशिया दोनों केसेस में अट्रीब्यूटेबल डेथ्स को ही मिलता है। Correct. अगर कोई अपनी जान खुद लेता है या किसी दूसरे कारण से उसकी जान जाती है जिसका सेवा से संबंधित, तब आपको एक्स ग्रेशिया नहीं मिलेगा। बैटल कैजुअलिटी फंड मिलता है 8 लाख का। ऑप्स में अगर ऑप्स के बाहर हुआ है तो 2.5 लाख का मिलेगा। और डेथ ग्रेच्युटी मिलती है रेगुलर सर्विस में, जितने साल आपने सर्विस किया है उतने बराबर 15 दिन की पे, मतलब आपका आधा महीने की तनख्वाह को मल्टीप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 8 साल सर्विस की है तो उतना गुना हो जाएगा, और ये मिलेगा आपको 25 लाख तक का अमाउंट। और अगर आपको नॉन एट्रीब्यूटेबल डेथ्स हैं तो ऑर्डिनरी पेंशन आएगी। पेंशन आएगी 50% होगी जो कि लास्ट ड्रॉन सैलरी की 10 साल तक, फिर 30% होगी लास्ट ड्रॉन सैलरी की ऑनवर्ड्स। उसके बाद अगर अट्रीब्यूटेबल डेथ है तो स्पेशल पेंशन आती है 60% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी। अगर किल्ड इन एक्शन है, ऑप्स में अगर डेथ गई है, फॉर एग्जांपल कोई लड़ाई चल रही है उसमें अगर आपकी डेथ हो जाती है, 100% लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको मिलेगी, जिसको कहते हैं लिबरलाइज फैमिली पेंशन, आपके पेरेंट्स के या नेक्स्ट ऑफ किन के पूरे लाइफ में, और ये अमाउंट टैक्स फ्री रहने वाला है। इसके अलावा अगर बच्चे हैं और ऑपरेशनल डेथ है तब ग्रेजुएशन तक के आपको आपके बच्चों की फीस मिलती है। करेक्ट। बुक्स का अमाउंट रिम्बर्समेंट होगा, ट्रांसपोर्ट का अमाउंट रिम्बर्स होगा, हॉस्टल का अमाउंट रिम्बर्स होगा, यूनिफॉर्म के लिए भी पैसा मिलेगा। अगर नॉन ऑपरेशनल डेथ है तो 10,000 से 50,000 पर एनम मिलता है फ्रॉम क्लास 1 टू ग्रेजुएशन, ग्रेजुअली बढ़ते हुए। और अगर इफ वाइफ वांट्स टू स्टडी तो उनको 20 to 50,000 किसी एक प्रोफेशनल कोर्स को करने के लिए मिलते हैं। प्लस अगर आप रेगुलर सर्विस में थे तो आपके पेरेंट्स को ECHS बेनिफिट्स मिलेंगे, कैंटीन बेनिफिट्स मिलेंगे। ये कुछ भी अग्निवीर में नहीं है। बिल्कुल। तो शिव, मुझे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल इस बात को लेकर अग्री करते हैं, पेंशन बजट को लेकर के वो एक वैलिड कंसर्न गवर्नमेंट का है। लेकिन क्या इसमें से जो KIAs के केस हैं, अब वो समय आ गया है कि आप अग्निवीर स्कीम में जो KIA केसेस होंगे उनको आप रेगुलर सर्विस की तरह ट्रीट करें? निखिल, मैं मानता हूं, और मैंने ये पॉइंट एक्चुअली पिछले एपिसोड में भी बताया था कि जब आप बैटल कैजुअलिटीज़ या जो सैनिक, अग्निवीर के सैनिक हैं जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपना जान देते हैं, जो भी बोलो, ऑपरेशनल इंसिडेंट, एक्सीडेंट, लैंडमाइन जैसे कि अजय कुमार का घटना था, जो भी है निखिल, मैं मानता हूं कि कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए, एक भी अंतर नहीं होना चाहिए। शहीद एक ही तरह का होना चाहिए। जो शहीद है वो शहीद है, जो वर्दी पहनता है और देश के लिए लड़ता है या डिफेंड करता है वो एक ही तरह का होता है। ये जो योजनाएं हैं ये सरकार की तरफ से हैं, ऐसे योजनाएं का मकसद अलग है, लेकिन जो आदमी काम कर रहा है वो एक ही है, एक ही चीज है, जो रिस्क है वो एक ही है। ट्रेनिंग के बारे में तो अब काफी डिस्कशन चल रहा है कि हमने किया है, वो हम डिस्क्रिप्शन में वो डालेंगे। हाँ, वो ट्रेनिंग के बारे में हमने बातचीत की है, लेकिन जो बैटल कैजुअलिटी है, और मैंने एक्चुअली जब अग्निपथ स्कीम अनाउंस हुआ था कुछ साल पहले निखिल, मेरे शो में मैंने ये पॉइंट एक्चुअली फर्स्ट रखा था कि आई होप देयर इज नो डिफरेंस इन हाउ अ सोल्जर इज ट्रीटेड पोस्ट डेथ। ये मेरा एक पहला पॉइंट था। लेकिन जो अब सामने आ रहा है, अमृता के वो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल में जो वो डिफरेंसेस सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि जो डिटेल्स हैं, जो सबसे सेंसिटिव चीज है किसी भी स्कीम में, अगर आप देखेंगे, पेंशन ठीक है, ट्रेनिंग ठीक है, वो सब प्रोसीजरल डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन बैटल कैजुअलिटी एक बहुत इमोटिव चीज है निखिल। इट्स द ग्रीफ ऑफ अ फैमिली, जो एंटाइटलमेंट्स हैं एक फैमिली के लिए, उसमें आई थिंक कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक मतलब एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं जो दे सकता हूँ वो ये है कि मैंने 2 दिन पहले कुछ आर्मी के टॉप लेवल लोगों से बात की थी, और एक नया आर्मी चीफ भी आया है, उनका भी बातचीत चल रहा है टॉप लेवल से। उनका कहना है कि ये बैटल कैजुअलिटी वाला डिफरेंसेस वो हटाना चाहते हैं। अच्छा, वो फीडबैक बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज कि ये एक पॉलिटिकल इशू बन गया है या एक इमोटिव इशू बन गया है, लेकिन उनका मानना है कि इट्स द मॉरल थिंग टू डू। ये एक मॉरल इशू बन गया है, एंड द आर्मी डज नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ एन इशू दैट बिकम्स जहाँ पे एक कास्ट सिस्टम बन जाता है इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स। वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।
हाँ, और जैसे मैंने एडमिरल अरुण प्रकाश का आर्टिकल मैं देख रहा था और उसको लेकर के एक खूब मुझे यू कैन डिसएग्री विथ हिम, लेकिन जिस तरह से एडमिरल को ट्रोल किया जा रहा है ऑन सोशल मीडिया, मुझे वो लैंग्वेज भी समझ में आ नहीं रही है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ एडमिरल अरुण प्रकाश के बारे में, निखिल, आपकी इजाज़त से। एडमिरल अरुण प्रकाश हमारे नौसेना अध्यक्ष थे जब मैं डिफेंस रिपोर्टर बना था 2004 में, और मैं ये बोल सकता हूँ कि एडमिरल अरुण प्रकाश एक स्ट्रेट एज एन एरो सैनिक है। वो एंड ही इज अ वॉर हीरो। वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए बोलेंगे। आप डिसएग्री कर सकते हैं कुछ चीज में, वो ट्रोल होंगे, वो सब ठीक है, लेकिन मैं एडमिरल अरुण प्रकाश को बहुत सालों से जानता हूं, पर्सनली प्रोफेशनली मैं उनको जानता हूं, और उनके जो ऑल हिज आर्टिकल्स आई हैव रेड, और जो ट्रोल्स हैं, जो उनको अटैक करते हैं, उन पर हमला कम करते हैं सोशल मीडिया पर, वो ठीक है, वो डिसएग्रीमेंट्स वो तो होता रहेगा। अग्निपथ पे वो बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते भी हैं सोशल मीडिया पे। मैं ये बोल सकता हूं कि उन एडमिरल अरुण प्रकाश का कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। वो एक 100% देशभक्त हैं। वो एक नेवल एविएटर हैं, जैसे आपने बताया, उनको वीर चक्र मिला है 1971 वॉर में। वो पाकिस्तान के अंदर जाके बॉम्ब किया है, और वो मतलब नहीं है, वो ठीक है, वॉर हीरो हो सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जब एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे लोग इस पर बात करते हैं, अलग अलग लोग बहुत कुछ पक्ष रखते हैं निखिल अग्निपथ के बारे में, लेकिन जब एडमिरल अरुण प्रकाश बोलते हैं, मैं पर्सनली बोल सकता हूं कि मैं सुनना चाहता हूं, और देश भी सुनना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज रेस की है, जो लगातार लोग कहते जा रहे हैं कि ठीक है, ये बात सही है कि हमारे कुछ बजटरी कंपल्शन तो होंगे ही जी। जो भी आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जिस भी तरह से आप अपने सिक्योरिटी डोमेन को इमेजिन करते हैं, ऑब्वियसली आप ये देखेंगे कि मेरे वॉलेट में कितना पैसा है और मैं कितना उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रायोरिटी एग्जैक्टली क्या है, आप कहाँ से पैसा बचा करके कहाँ एग्जैक्टली लगाना चाहते हैं। और ये अग्निवीर अजय कुमार के केस में तो हम देख रहे हैं कि आप जितना देना चाहते हैं वो भी आप टाइम पे दे नहीं पा रहे हैं, तो ऑप्टिक्स के हिसाब से गलत है, मॉरली गलत है, और रूल्स तो फॉलो हो नहीं रहे हैं। कम से कम जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए सिस्टम को, वो हमको काम करते नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है शिव कि अब इस केस के बाद में आर्मी में जो पहले रिव्यू चल रहा था वो ट्रेनिंग और रिटेंशन पे चल रहा था, अब मुझे लगता है ये KIAs के केस को भी वो इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसा आप बता रहे थे जनरल द्विवेदी। ये 100% होगा निखिल, ये 100% होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि सरकार ना इसको उगल सकती है ना उसको निगल सकती है। हम अब अगली स्टोरी की तरफ जाना चाहते हैं। वी जेन्युइनली होप कि जिस बारे में शिव कह रहे हैं, शिव के सोर्सेस बता रहे हैं कि जल्द रिव्यू होने वाला है, और जल्दी ऐसा हो सकता है कि KIAs के केस को उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन मैं एक और चीज़ शिव ये कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर को लेकर के जिस लैंग्वेज में बात हो रही, बहुत लोगों के मैंने स्टेटमेंट सुने कि यार हमें भी मौका मिलता हम भी मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के बच्चे अग्निवीर बनना चाहते हैं। कि ये बोलने के लिए ठीक है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज समझ से बाहर है। क्योंकि वो ठीक है कि आप समाज में अनुशासन लाना चाहते हैं, वो सारा जार्गन एक तरफ है, आप उन लोगों को समझ नहीं रहे हैं जो लोग आर्मी में या नेवी में, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। वो अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड भी चाहते हैं। बिल्कुल, वो उस गांव से निकलना चाहते हैं, वो अपने आने वाली जनरेशंस को अच्छी पढ़ाई देना चाहते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं कि अगर उनके पेरेंट्स या माँ हो या बाप हो, अगर वो फौज में नहीं होते तो वो पता नहीं कहाँ होते, वो उसी गांव में होते। तो इस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अग्निवीर को या रेगुलर फौजियों को अगर कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके खुद वो मिलियनेयर बन रहे हैं, वो भी एक सोशल इम्पैक्ट दे रहा है। अगली स्टोरी पे हम चलना चाहते हैं शिव। 29 जून की खबर है, 29 जून एक दुखद हादसा हुआ 14 कोर के एरिया में। शोक रिवर में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जहां पे एक टैंक, हमें बताया जा रहा है, वो फोर्डिंग एक्सरसाइज के दौरान डूब गया, और उसमें क्रू के 5 लोगों के प्राण चले गए हैं। टीम रखवाले कंडोल करती है फॉर्मेशन को, जिन जिन के परिवारों से और जिन फॉर्मेशंस के लोगों का देहांत हुआ है। शिव, मैं जानना चाहता हूं कि फोर्डिंग एक बहुत ही नॉर्मल
चीज़ है जो आर्मी से एक्सपेक्टेड होता है कि वो लगातार इसकी प्रैक्टिस करें। कितने कॉमन है इस तरह के एक्सीडेंट्स आपने अपने एक्सपीरियंस में? निखिल, एक्चुअली कॉमन नहीं है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि फोर्डिंग, जो पानी के अंदर से गुजरना, जो टैंक अंदर से जाता है, वो एक काफ़ी स्टैंडर्ड एक्सरसाइज है। डेप्थ को मेजर करके टैंक्स जाते हैं, क्रॉस करते हैं। और ये जो हादसा हुआ था वो रात में था, शॉक रिवर में था, 14 कोर के इलाके में। और एक चीज़ था कि निखिल, ये ना सिर्फ एक फोर्डिंग एक्सरसाइज था, लेकिन जब ये 5 सैनिक जो थे इस टैंक में क्रॉस कर रहे थे उस रिवर को, एक फ्लैश फ्लड हो गया था। बहुत अचानक एक there was a wall of water जो आया था, एंड द सैनिक्स गॉट वॉश्ड अवे। बहुत टाइम के लिए टैंक भी कहाँ है रेस्क्यू ऑपरेटर्स को पता नहीं था, क्योंकि पानी का लेवल अचानक बढ़ गया था और बिल्कुल अंधेरा था उस टाइम। लाइट्स, फ्लड लाइट्स, ये सब तो था क्योंकि ये एक एक्सरसाइज था। लेकिन उस टेंशन में ये लोग दे वर वॉश्ड अवे, एंड उनकी बॉडीज दूसरे दिन ही मिले थे। इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट ऐसा? ये एबरेशन था, ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास जब फोर्डिंग होता है उनको पता चलता है कि कहाँ पे फ्लैश फ्लड हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल एक फ्रीक एक्सीडेंट है। 10-11 साल पहले बिल्कुल ऐसे ही एक फ्रीक एक्सीडेंट हुआ था दौलत बेग ओल्डी एरिया में, जहाँ पे दो टैंक्स के जो सैनिक थे, आई थिंक 9 सोल्जर्स उनका जान गई थी, बिल्कुल ऐसे ही हादसे में। क्योंकि लोग जैसे कम लोग इमेजिन करते हैं कि टैंक्स को इस तरह से पानी के अंदर से ले जाया जाता है। BMPs तो फ्लोट भी करते हैं, टैंक्स फ्लोट नहीं करते हैं, बट स्नॉकल्स लगा करके निकालते हैं। जैसे अगर ये टैंक है मतलब तो उसके ऊपर एक ऐसा एक पाइप लगा देते हैं और ऑक्सीजन, ऊपर से आपको ऑक्सीजन मिलता रहता है। और इंजन को क्योंकि एयर सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि वो एक कंबशन इंजन है, दोनों के रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हैं और टैंक्स निकल जाते हैं। और जैसा हमने कहा कि ये बहुत ही नॉर्मल मनूवर था, शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। उनको पता नहीं था। ये एक्चुअली एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ऐसा नहीं था कि ये एक रिस्क था या ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्योंकि तो ये मतलब डे एंड नाइट ऑपरेशंस में इस तरह से होता रहता है। और इस इलाके में बहुत सारे ये नला है, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, ऐसे झील हैं, वहां से करते रहते हैं, फोर्डिंग तो करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। शिव, अगली स्टोरी पे हम आ रहे हैं और मेरे पास 2 स्टोरीज हैं। एक तो जो फाइनली मैं ना जब मैं अमेठी की उस फैक्ट्री के बारे में बात करता हूँ तब तक मुझे समझ नहीं कि उसके ऊपर इतना लोग लड़ झगड़ चुके हैं कि किसने उसको खुलवाया, किसने फिर खुलने के बाद प्रोडक्शन चालू करवाया। अच्छा ठीक है, वो आ गया वहां पे IRRPL का प्लान डल गया, फिर ये आया कि नहीं आपने इंडियन वेंडर्स को क्यों मौका नहीं दिया। ये फैक्ट्री कभी अच्छे कारणों से न्यूज में कम रह नहीं पाती, जिंक्स फैक्ट्री है। बट एक अच्छी खबर फाइनली आई है कि जो इंडियन आर्मी के लिए सर्विस वेपन्स का ऑर्डर था 6.7 लाख राइफल्स देनी है, उसमें से 35,000 राइफल्स फाइनली फर्स्ट कंसाइनमेंट डिलीवर हुआ है। बट मुझे अब मैं शायद लास्ट वीक में देख रहा था मनु पबी का एक रिपोर्ट है ET में, जिसमें सीधे IRRPL का तो नहीं है, बट जो कार्बाइन्स का ऑर्डर है उसमें वो वेंडर IRRPL का है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाहर किया है डील से, कार्बाइन्स का जो सप्लाई का है। और उनका कहना है कि हमें गलत तरीके से आपने बाहर किया और उन्होंने सू किया हुआ है MOD को। दिल्ली हाई कोर्ट में आई गेस केस चल रहा है, तो हमें अभी और देखना है कि IRRPL को और क्या झेलना है। मतलब वो एक जनरल बात तो है ही कि हमें नहीं समझ में आया कि 21st सेंचुरी में अभी उसके भी मतलब 24 साल पूरे ही हो गए, उसके बाद आपको एक JV क्यों चाहिए? बिल्कुल। राइफल्स के लिए JV क्यों चाहिए? निखिल, जैसे आपने बताया कि ये और हमने इसके ऊपर 2-3 बार एपिसोड्स भी किए हैं। ये जॉइंट वेंचर जो है ये इल कंसीव्ड था, पहले से ही इल कंसीव्ड था मेरे पर्सपेक्टिव से। और वो ये है कि ये ऑलमोस्ट एक डिप्लोमेटिक प्रोजेक्ट था निखिल। ये एक ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं था। आई विल बी इन ट्रबल फॉर सेइंग दिस, लेकिन जैसे सुखोई डील था, पहले वाला सुखोई डील था,
वैसे ही ये एक पॉलिटिकल डील था। ये ऑपरेशनली आर्मी के लिए एक्चुअली कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आर्मी के पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स के टाइप्स हैं, थे, वो और भी बना सकते थे। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है इस क्षेत्र में, तो एक अपग्रेडेड, सो कॉल्ड अपग्रेडेड कलाशनिकोव राइफल की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो ये एक रशिया के लिए ये एक डील था, इट वाज नॉट फॉर इंडिया। क्योंकि इंसास का फेलियरशिप उस तरह से बताया जाता है कि नहीं, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, विच इज ट्रू, लेकिन उसमें क्वालिटी कंट्रोल नहीं था। हमारी OFBs उसको नहीं डिलीवर कर पा रही थी उस क्वालिटी में। तो हो सकता है कि चलिए ठीक है, उसके लिए आप बाहर से वेंडर को लेके आए हैं, चाहे रशिया से कहीं से भी लेके आ जाइए, बट यहाँ पे पूरी तरह से जो इंडियन कॉम्पिटेंस है राइफल मेकिंग का, वो चाहे OFBs के अंदर हो, त्रिची में अच्छी राइफल एक बनी थी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, आप कहीं भी सोच सकते थे। आप सोचिए कितने डॉलर्स आप कंट्री के बाहर भेज रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले और वो भी निखिल, ये जो 35,000 कलाशनिकोव राइफल्स जो डिलीवर हुए हैं, वो सारे असेंबल्ड हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो मेड इन इंडिया राइफल्स हैं। तो अच्छा, ये किसी को भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि ये मेड इन इंडिया राइफल्स है, मतलब यहाँ पे सामान आके मेटल मेल्ट हुआ है, प्लास्टिक कंपोजिट यहाँ पे बना है। ये सारे जो किट्स आए हैं रशिया से, और यहाँ पे उसको असेंबल किया गया अगेन है। वो सुखोई वाला ही मामला हो गया ना, सुखोई मामला। आप किट्स लेके आ रहे हो और यहाँ पे तो किसी को भी एक मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि एक मेड इन इंडिया कलाशनिकोव राइफल है। अच्छा शिव, फॉर द रिकॉर्ड ये हमने बोला भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग आपके मुंह से सुने, सिंस आपके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ को कहने का। क्या राइफल एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया को जॉइंट वेंचर करना पड़े या इंपोर्ट करना पड़े? मैं 100% बोल सकता हूँ नहीं, कोई भी ज़रूरत नहीं थी जॉइंट वेंचर के लिए। हम ये राइफ़ल हम खुद बना सकते थे, जैसे आपने बताया, वेदर इट इज़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, वेदर इट इज़ DRDO, वेदर इट इज़ प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल प्राइवेट सेक्टर एंड बिग प्राइवेट सेक्टर जो इस क्षेत्र में आ गए हैं। लेकिन निखिल, एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम ये था कि ऑप्टिमाइजेशन नहीं था इंडस्ट्री में। आपके पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं था राइफल्स को लेकर। अगर सरकार एक्चुअली, सरकार के पास अगर एक ट्रू विजन था राइफल्स को लेकर, वो जो कॉन्सेप्ट्स, जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं आर्मी से, उसको इग्नोर करके बोलते कि देखो, हम 2 चीज़ दिला सकते हैं आपको, एक कार्बाइन दिलाएंगे, एक राइफल दिलाएंगे, और दोनों यहीं पे बनेंगे। यू हैव 5 years टू डिसाइड, यू सी वॉट एवर यू वॉन्ट, त्रिची जाओ, कोयम्बतूर जाओ, इच्छापुर जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट, बट ओनली 2 विल हैपन। लेकिन द पॉइंट इज, अब एक सिचुएशन बन गया है कि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो गया है। अब हाँ, आप 6 और वहां से US से लेके आ गए, 6 और आ गया है, अब यहाँ से AK-203 आ गया है, स्पेशल फोर्सेस के पास 2-3 टाइप के कार्बाइन आ गए हैं। वो स्पेशल फोर्सेस है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड इशू, स्पेशल फोर्सेस छोटा नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स हैं। इसका मतलब है कि ऑर्डर्स जो आते हैं वो बड़े ही हैं। 2-3 टाइप के कार्बाइन है उनके पास, 4-5 टाइप के स्नाइपर राइफल्स हैं उनके पास, 2-3 टाइप के लाइट मशीन गन्स हैं उनके पास, असॉल्ट राइफल्स हमारे पास टावोर है, ओल्ड टाइप के AK-47s हैं, अब ये AK-203 है, सिग सॉयर है, कार्बाइन का डील अलग है। तो आपके पास कितने सारे टाइप्स हैं स्टैंडर्ड इशू वेपन्स में, और ये स्मॉल नंबर्स नहीं है, ये बहुत बड़े नंबर्स में और आए इतने बड़े और इतने सारे हैं, तो इनको स्टैंडर्ड इशू कैसे आप कह सकते हो? स्टैंडर्ड इशू इज 1 और 2 और 3 टाइप्स, इट्स नॉट स्टैंडर्ड इशू। तो वो स्टैंडर्ड इशू कैसे हो गया? और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कल को लड़ाई हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, तो ये फॉर्मेशन साथ में कैसे काम, ये अपना एम्यूनिशन एक दूसरे को नहीं दे सकती हैं, ये अपने स्पेयर्स एक दूसरे को नहीं दे सकती हैं, क्या बार बार आप मार्केट की दौड़ लगाओ? एम्यूनिशन पे एक अलग ही एपिसोड करेंगे निखिल, क्योंकि जब हम एम्यूनिशन के बारे में बात करेंगे, जो कमिटी बैठे हैं कि हम स्टैंडर्डाइज कैसे करेंगे, आपको याद होगा जब संदीप हमारे साथ थे इस शो में, वो बता रहे थे, आपको याद होगा कि एम्यूनिशन को लेकर जो स्कैम चला है इंडिया में, ताकि सब टाइप का एम्यूनिशन का हम कॉन्ट्रैक्टिंग, नेटो वाला भी खरीदते हैं, रशियन भी लेते हैं, एक हमने, और अभी भी उसका सुधार नहीं हुआ है, अजीब है, और इससे भी सुधार नहीं होगा। मैं ऐसी ही एक और डील पे, ये इन रेलम ऑफ ओपिनियन आएगा शिव, स्ट्राइकर डील को लेकर के काफी लोग कह रहे हैं, देखिए स्ट्राइकर डील को लेकर के जो प्रो डील है, उनका ये कहना है शिव
कि अगर इंडिया में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उससे इंडिया के स्किल को बेनिफिट है, उससे इंडियन मार्केट को बेनिफिट है। ठीक है, वो फॉर एक्सपोर्ट है, वो इंडियन आर्मी यूज़ नहीं करती है स्ट्राइकर को, लेकिन इससे कुछ लोगों को रोजगार तो मिलेगा, कुछ कॉम्पिटेंस आएगी। बट बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस डील में इंडिया को नेट फायदा होता दिख नहीं रहा है। आप भी मानते हैं कि ऐसा है? कारण क्या है? कारण ये है कि इंडियन इंडस्ट्री को कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा इससे निखिल। को प्रोडक्शन डील का मतलब क्या है? उसका मकसद ये है कि कुछ रोजगार मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का कुछ नो हाउ मिलेगा, कुछ टेक्नोलॉजी के लिए कुछ बेनिफिट होगा इंडिया के लिए। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? ये एक व्हीकल है जो 10-15 साल से भारत में आप अशोक लेलैंड को ले लो या कल्याणी को ले लो या महिंद्रा को ले लो या टाटा को ले लो, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे ही व्हीकल्स बना रहे हैं, अपने प्राइवेट शेयर होल्डर्स के पैसे लगा के R&D करके ऐसे व्हीकल्स बना रहे हैं। अगर आपका एक व्यू है कि डीआरडीओ नहीं कर सकता है, डीआरडीओ तो सरकारी चीज़ है, वो डिलीवर नहीं कर सकता, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। लार्सन एंड टूब्रो, कल्याणी, महिंद्रा, टाटा, ऐसे ही कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, वो ऐसे ही पैसे फेंक नहीं सकते हैं। वो तब भी इन्वेस्ट करेंगे जब कुछ कॉन्ट्रैक्ट आता है, जब कुछ क्वालिटी का क्राइटेरिया मीट होता है, तब भी वो काम करेंगे। और ऐसे कंपनीज जो बहुत बड़े जाने माने कंपनीज है, उन्होंने 10-15 साल से इसी क्षेत्र में R&D किया है निखिल। और आपने देखा है कि वैप, कैस्ट्रल, ऐसे जो व्हीकल्स हैं जो लद्दाख में टेस्ट हो रहे हैं अभी, वो स्ट्राइकर के बिल्कुल बराबर हैं। ये स्ट्राइकर जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड में, हमको पता नहीं है, लेकिन अब तो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब स्ट्राइकर लद्दाख में तैनात होगा, वहां पे टेस्ट होगा। ये के लिए क्या कोई ऑर्डर्स हैं इंडियन आर्मी के पास? आई डोंट नो। देयर आर नो ऑर्डर तो है नहीं अभी, लेकिन बहुत साल से पिच होता जा रहा है। ये युद्ध अभ्यास, ऐसे जो जॉइंट एक्सरसाइज होते हैं वहां पे वो लोग लेके आते हैं। वो स्ट्राइकर तो एक परमानेंट एक पिच बहुत साल से है इंडियन आर्मी के लिए। लेकिन एक निर्णय लिया गया था बहुत साल पहले कि यार भारत में ऑटोमोटिव सेक्टर काफी अच्छा है, हम तो बहुत साल से गाड़ी बनाते हैं, ऑल टेरेन व्हीकल्स बनाते हैं, बसेस बनाते हैं, एसयूवीज बनाते हैं, हम क्यों ये भी नहीं बना सकते हैं? और वो बिल्कुल बनाया है। जो व्हीकल अभी लद्दाख में टेस्ट हो रहा है, वो एक्चुअली एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का व्हीकल है। टाटा और डीआरडीओ ने खुद ज्वाइन करके इस व्हीकल को बनाया है। और अगर आप वैप और स्ट्राइकर को देखोगे, काफी सिमिलरिटीज भी हैं, 8 व्हील सस्पेंशन, ऐसे टाइप के आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स। तो मेरा मानना है कि अब स्ट्राइकर को लेकर को प्रोडक्शन करो, वो हमारा इंडस्ट्री को डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचेगा इंडियन इंडस्ट्री को। क्योंकि अगर आप को प्रोड्यूस कर रहे हो, किसके लिए को प्रोड्यूस कर रहे हो? या आप 100% एक्सपोर्ट के लिए कर रहे हो, तो हमारा बेनिफिट क्या है? इज इट ओनली अबाउट मनी? व्हाट विल वी गेट इन रिटर्न? तो मेरा मानना है कि वी डोंट नीड दिस निखिल। और जो प्रोटोकॉल के अंदर ये आ रहा है, DTTI, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इंडिया US डायलॉग के है, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि इंडिया और US कोऑपरेट करेंगे ऐसे एरियाज में जहां पे इंडिया के पास कोई भी नो हाउ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि इंडिया गेन करे उस ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कटिंग एज जो चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च, जो ईमेल्स जो है फॉर एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ऐसे चीजों के लिए को प्रोडक्शन या कोऑपरेशन होना चाहिए। ये जो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल तो हम बनाते हैं, लेकिन स्ट्राइकर की क्या जरूरत है? बना सकते थे। और लेकिन इसमें से सिर्फ एक चीज मतलब मैं ऐड करना चाहता हूँ शिव, कि मैंने ये देखा है कि हाँ, इंडियन ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप स्टैलियन को देखें तो वो मेन स्टे है आर्मी का, और बाकी ट्रक्स भी सप्लाई किए गए हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो ज़्यादा बड़े सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी टाटा के बहुत आपको प्रोडक्ट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पेशली मिसाइल कैरियर्स हैं, या फिर जो आर्टिलरी को हॉल करने के लिए जितना आपके पास इक्विपमेंट है, वहाँ पे अभी भी बहुत सारा इंपोर्ट, कम से कम 10-15 साल पहले तक के तो यही स्थिति थी। और उसमें बहुत सारे लोग
जो इनसाइडर्स हैं वो ये कहते थे, या जो लोग फौज में रहे हैं, कि इंडियन सेक्टर को बहुत, इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स को काफी समय लगा उस क्वालिटी को मैच करने के लिए। करेक्ट। जो टाटा का जो ऑल टेरेन कैपेबिलिटी है, Yes. वो हिंदुस्तान में शायद अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ये कह सकता है कि ये टाटा है और ये टाटा या महिंद्रा या लीलैंड कोई भी है और आप करवाओ कंपटीशन। तो वो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं उस जनरल आर्गुमेंट से एग्री करता हूँ कि स्ट्राइकर होना था, आज से 15 साल पहले स्ट्राइकर का डील होता, वो वैलिड था। करेक्ट। 2024 के जुलाई में उसका कोई आप करने के लिए कर सकते हो, यस, लेकिन क्या इससे आपको कोई बहुत नई चीज मिल जाएगी? The answer is no। इसी नोट पे हम रखवाले की इस किस्त को यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। बड़े सारे टॉपिक्स इस बार शिव हम कवर कर पाए हैं। लोगों का बैकलॉग भी हमारा था, हम एक हफ्ते के ब्रेक के बाद लोगों के सामने आए हैं। हम इसी तरह से एपिसोड्स लाते रहेंगे, ऐसी कामना के साथ लेते हैं विदा। शुक्रिया आपका देखने का और शुक्रिया शिव आपके वक्त का भी। थैंक यू।